आभासी दुनिया के दोस्तों, इलाहाबाद से मैं जेपी सिंह। नमस्कार दोस्तों, आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट से जब से रमन्ना साहब आए हैं तब से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से बहुत सी आशाएं लगा रखी हैं कि जो गड़बड़ी सरकार की तरफ से हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट ठीक कर देगा। पेगासस इसका ताज़ा मामला है। अभी पिछले दिनों अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि न्यायपालिका आज इतनी मजबूत है कि सरकार क्या सोचती है, महसूस करती, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, यहाँ लाख टके का सवाल है कि क्या न्यायपालिका पेगासस के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी। अभी जिस तरह न्यायपालिका ने कॉलेजियम की सिफारिशों में अपरोक्ष समझौता किया है और 4 नाम अपने और 4 नाम उनके भेजे हैं, उससे तो अब पेगासस पर अगले 10 दिन बाद जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या होगा, इसका महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों, पिछले 5 साल में, 7 साल में, जब से जस्टिस दीपक मिश्रा, फिर रंजन गोगोई, फिर बोबड़े साहब चीफ जस्टिस हुए, उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान और कानून के शासन को ताक पर रख दिया था और सारा निर्णय राष्ट्रवादी मोड में था कि राष्ट्र के लिए के हित में ये अच्छा है, राष्ट्र के हित में वो अच्छा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट संविधान की कस्टोडियन है और इसके लिए संविधान अगर बना रहेगा तो कानून का शासन भी बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप पड़ोस के पाकिस्तान, जहाँ पर ये माना जाता है कि सेना सबसे शक्तिशाली है और जो भी सरकारें होती हैं सेना की कठपुतली होती हैं, वरना सरकारें चल नहीं पाती, उस सरकार ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की तो सरकार को मुंह के बल गिरी, और जब सेना ने कब्जा करने की कोशिश की तो अभी तक सेना सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा नहीं कर पाई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का मालिकाना सरकार में निहित है, किसी का मालिकाना साबित नहीं होता। इसके बावजूद राष्ट्र हित में, समाज हित में उसके मालिकाना को उन्होंने हिंदुओं को सौंप दिया। अभी पाकिस्तान में एक मंदिर टूटा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लेकर के कड़े शब्दों में ऑर्डर किया कि इसका पुनर्निर्माण किया जाए और जो लोग इसके तोड़ने के दोषी हों उनको गिरफ्तार किया जाए। और ऐसा हुआ। ये उस पाकिस्तान में हुआ जो कथित रूप से इस्लामी राष्ट्र कहा जाता है, जहां इस्लामी कानून लागू है या इस्लामी कानून लागू करने की बात वहां के कट्टरपंथी समय समय पर करते रहते हैं। अब पेगासस मुद्दे पर सरकार से जवाब तलब जरूर सुप्रीम कोर्ट ने किया 7 साल बाद। अभी तक 7 साल से किसी भी सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सरकार से जवाब तलब करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। तुषार मेहता सामने खड़े होते थे, सॉलिसिटर जनरल, और कहते थे कि ये राष्ट्र हित में है, इससे जो है वो शत्रुओं को बढ़ावा मिलेगा, इसके देश के दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को खारिज करके दाखिल दफ्तर कर देता था। अब इस बार भी पेगासस मामले में तुषार मेहता की यही दलील है कि ये अगर बताया जाएगा तो इससे राष्ट्र को खतरा है, इससे जो आतंकवाद पर सरकार सर्विलेंस कर रही है उनको मालूम हो जाएगा कि हम किस उसका उपयोग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का, और उसकी काट वो ढूंढने लगेंगे। दोस्तों, ये पेगासस पहला मामला नहीं है जिसमें राष्ट्रहित की बात की गई है। इसके पहले राफेल घोटाले, कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध, भीमा कोरेगांव और रोहिंग्या शरणार्थी मामले में भी उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील दे चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण मामला तो इसमें राफेल का है। राफेल में अदालत से न्यायिक जांच से दूर रहने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाया था। सरकार ने सीलबंद लिफाफे में कुछ विवरण सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखे थे। अब इस विवरण में क्या रखा था ये जज साहब जानते हैं और केंद्र सरकार जानती है। अगर कुछ भी न रखा, सादा कागज भी रखा हो, तो कोई ये नहीं बता सकता कि इसमें क्या रखा था। क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कागज देख लिया, उन्होंने कह दिया कि हाँ, हमने रिपोर्ट देख ली। अब के राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में होने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है दाखिल कर दिया। अब अगर दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील की माने तो इसमें सरकार ने फंडामेंटल गलतियां की थी।
कॉमन काज के रिव्यू पिटीशन की आज तक सुनवाई नहीं हुई। रमना साहब के कार्यकाल में भी इसकी डेट नहीं लगी। 2004 से डीम्ड यूनिवर्सिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 17 साल हो गए। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने 30-40 डीम्ड यूनिवर्सिटी को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी आज तक बंद नहीं हुई और सब तमाम बिना प्रॉपर फैकल्टी के, बिना प्रॉपर सुविधाएं के, थोक के भाव से डिग्रियां बांट रही हैं, टेक्निकल डिग्रियां बांट रही हैं। और यहाँ से निकले लोग सोच सिफारिश से कहीं नौकरी पा जाएं तो पा जाएं, वरना बहुत ही मामूली वेतन पर इनको काम करना पड़ता है। अब ये ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी और चलाने और डिग्री बांटने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये सरकार जाने बेहतर। बाकी आम लोग इससे ठगे जा रहे हैं। अब तो राफेल डील पर रिव्यू पिटीशन की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच भी वैसा ही है, किसी दिन कुछ सुनाता है फैसला, किसी दिन कुछ सुनाता है फैसला। अब राफेल, बिरला सहारा डायरी, जज लोया केस, सीबीआई और इस आधार पर उन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसले दिए हैं। दवे साहब का कहना है कि मैं पूरी विनम्रता और सम्मान से कह रहा हूं कि ये पांचों फैसले गलत हैं, ये फैसले कानून और तथ्य दोनों के हिसाब से गलत हैं। अब दवे साहब कहते रहे, हम नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे। अब राफेल में 5,000 करोड़ रुपए के राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार और लाभ पहुंचाने के मामले में फ्रांस के एक न्यायाधीश को बहुत संवेदनशील न्यायिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फ्रांस की वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है और इसमें तमाम विसंगतियों को मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में उजागर किया है। लेकिन फ्रांस में जांच हो सकती है, भारत में जांच नहीं हो सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय मोड में है और राष्ट्रवादी मोड में सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 377 को निरस्त करने के बाद इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसकी तारीख आज तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट को टाइम ही नहीं है कि इस पे सुने। अरे डिसाइड कर दे कि संवैधानिक रूप से वैध है, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम एक बार विवाद तो खत्म हो जाएगा। अब वहाँ इंटरनेट था, 7 महीने तक वहाँ इंटरनेट के नाम पर जो है कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों को झुलाया गया। पहले तो इंटरनेट बंद कर दिया गया, फिर 2G चालू हुआ, फिर बहुत जद्दोजहद के बाद 4G चालू हुआ। अब 7 महीने में जिन लोगों की इंटरनेट की आदत पड़ गई है, जो समाज के बहुत बड़े वर्ग में पड़ गई है, तो ये काला पानी की सजा सरीखा हो गया। अब इंटरनेट मुख्य तौर पर सिर्फ व्हाट्सएप पर चैटिंग पर काम आता है, या फिर समय बिताने के लिए टिकटॉक और फेसबुक पर चिपके रहने का दूसरा नाम है, या फिर डिजिटल मीडिया लोग देखते हैं। और यहाँ तक कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान वहाँ 7 महीने में इंटरनेट बंद होने के कारण हुआ। तमाम लोग बेरोजगार हो गए। आजकल पढ़ाई भी कोरोना काल में इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। जब इंटरनेट नहीं चल रहा तो इसका मतलब समझ लीजिए कि फिर पूरी पढ़ाई जो है मतलब कश्मीर में ठप रही। और इंटरनेट के माध्यम से, नेट के माध्यम से जो 500 करोड़ की IT इंडस्ट्री थी, उसको सबसे बड़ा धक्का लगा, जिसके हजारों लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी। शुरुआती 120 दिन में ही टूरिज्म में 75,000 और शिल्पकला में 70,000 लोग बेरोजगार हुए। दोनों में ही इंटरनेट की भूमिका प्रमुख थी। इसके अलावा छोटे पोर्टल्स और स्टार्टअप्स के जरिए अपने पैरों पर खड़े होने में युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए। भीमा कोरेगांव में लगातार ये आ रहा है कि जो एक्टिविस्टों के पास से जो लैपटॉप जब्त हुआ है वो करप्ट किया गया है। इसकी भी जांच विदेशों में चल रही है, विदेशों की रिपोर्ट है। हम भारत सरकार है उत्तर और भारत के न्यायालय है, इसे मानने के लिए तैयारी नहीं है। अब इस पर कोर्ट में लगातार जद्दोजहद चल रही है। जिन लोगों के लैपटॉप ये सब जब्त किए गए हैं, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसकी जब तक क्लोन कॉपी उन्हें नहीं दी जाती तब तक इस पर सुनवाई नहीं हो। सरकार क्लोन कॉपी देना नहीं चाहती, क्योंकि क्लोन कॉपी देगी तो तुरंत उसके विश्लेषण से पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ें हैक करके डाली गई हैं। अब उसमें पेगासस भी हो सकता है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। लेकिन बुद्धिजीवी जेल में सजा काट रहे हैं बिना जुर्म के, और उन्हीं में से एक स्टैन स्वामी बुजुर्गवार वहाँ बीमार पड़े और अंततः काल के गाल में समा गए। इसके बाद वहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनके
काल के गाल में समाने पर दुख व्यक्त किया, लेकिन न्याय तो उनको नहीं मिला ना। अब वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि मैसाचुसेट्स स्थित लैब आर्सेनल कंसल्टिंग ने अपनी जांच में यह निष्कर्ष निकाला है कि दलित अधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन के लैपटॉप पर साइबर अटैक करके ऐसे आपत्तिजनक चीज़ें प्लांट की गई थी, ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें प्लांट की गई थी जिसके आधार पर पूरा भीमा कोरेगांव का मामला जो है वो लंबित है। और वाशिंगटन पोस्ट ने तो यहाँ तक दावा किया था कि उन्होंने उत्तरी अमेरिका में मैलवेयर के 3 स्वतंत्र विश्लेषकों से इसकी जांच कराई है और सब ने इस रिपोर्ट को ठोस बताया है। अब आप ही बताइए कि जब न्यायालय इन सब चीज़ों का संज्ञान नहीं लेगा तो शोषण तो चलेगा ही और उसमें आम लोग पिसेंगे ही। आज तो हर आम आदमी मोबाइल पर बात करने से डरता है कि पता नहीं उसकी कौन सी बात टेप हो रही हो, कब दरवाजे पर पुलिस आके खड़ी हो जाए। ये स्थिति है। इसमें वकील, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, क्यों? क्योंकि सरकार दिमाग पर ही अटैक करना चाहती है कि आप क्या सोचते हैं उस पर अटैक। क्यों? क्योंकि आप पाखंडी नहीं हैं, आप अंधविश्वासी नहीं हैं, आप अंधश्रद्धा वाले नहीं, आप वो होते तो फिर आपका दिमाग बहुत कमज़ोर होता, उसमें जो सरकार भरती वो भर जाती।